आज अपना टॉपिक रहेगा वो रहेगा बैलेंस शीट के ऊपर कि बैलेंस शीट को कैसे रीड करते हैं और उससे हम क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं। जैसे कि हम बैलेंस शीट के अंदर देख पा रहे हैं, यहाँ पे टाटा पावर की हम बात कर रहे हैं ताकि हम कंफ्यूज ना हो। शुरुआत से हम टाटा पावर का एग्जांपल लेके चल रहे हैं यहाँ पर। अब जैसे यहाँ पे शेयर कैपिटल बैलेंस शीट में आपको दिख रहा होगा। पहले आगे बढ़ने से पहले ये इन्फॉर्मेशन देना चाहूंगा कि बैलेंस शीट जो होती है वो आज की फाइनेंशियल कंडीशन कैसी होती है कंपनी की, उस चीज को रिप्रेजेंट करती है। शेयर कैपिटल है, शेयर कैपिटल क्या हो गया? वो पैसा जो कि शेयर होल्डर्स ने लगाया है, वो भी जो कि फेस वैल्यू के ऊपर लगाया है, वो शेयर कैपिटल माना जाता है। जैसे कि हर जो स्टॉक होता है, कोई भी स्टॉक है मार्केट के अंदर, उसका जो फेस वैल्यू रहता है वो 1 रुपए से 10 रुपए के बीच में ही रहता है। तो टाटा पावर की जैसे हम लोग बात करते हैं यहाँ पर, तो इसका फेस वैल्यू क्या है आज के दिन? 1 है। और टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं कंपनी के यहाँ पर? तो यहाँ पर टाटा पावर के हम टोटल नंबर ऑफ शेयर्स देख पा रहे हैं, 319 टोटल नंबर ऑफ शेयर्स हैं। और यहाँ पर शेयर कैपिटल कितना है कंपनी का? 320। अगर यहाँ पर अगर 1 है, इसका मतलब क्या हो गया? शेयर कैपिटल कितना है उसको मल्टीप्लाइड बाय टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कर दो। तो मोस्टली जो हम कंपनीज के देखते हैं वहाँ पर जो फेस वैल्यू रहती है वो 10 रहती है। तो अगर हम किसी दूसरे कंपनी का एग्जांपल लेते हैं जिसका फेस वैल्यू 10 के आसपास में है, तो जैसे एनटीपीसी है। एनटीपीसी का जो फेस वैल्यू कितना है? 10। और यहाँ पर जो कंपनी का टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं यहाँ पर हमारे सामने? 1 सेकेंड। एनटीपीसी के टोटल नंबर ऑफ शेयर्स कितने हैं? 969.67। जो शेयर कैपिटल कितना होगा इसका अगर हम अंदाजा लगाएंगे तो मल्टीप्लाइड बाय 10 कर देंगे। तो शेयर कैपिटल कितना होना चाहिए? 9000 के आसपास होना चाहिए। यहाँ पर यही है 9697। तो शेयर कैपिटल क्या हो गया? फेस वैल्यू के ऊपर जितना भी पैसा लगाया हुआ है कंपनी के अंदर, वो सारा का सारा माना जाता है शेयर कैपिटल। सेकंड, अगला ऑप्शन क्या हमारे पास में? जब हम कभी किसी भी कंपनी के अंदर इन्वेस्ट करते हैं तो हमारा पैसा उस कंपनी के अंदर इन्वेस्टेड है। उसके ऊपर जितना भी हमने पैसा दिया है, जैसे मान लीजिए टाटा पावर का हम एक स्टॉक खरीदते हैं, तो कितने का है? 222 रुपए का। तो हम एक्चुअली जो फेस वैल्यू है, हमारा भी शेयर कैपिटल के अंदर योगदान रहेगा। तो हम एक शेयर लेंगे तो हमारा 1 रुपया शेयर कैपिटल के अंदर योगदान रहेगा, जबकि बाकी का जो 221 रुपए होंगे वो हमने स्टॉक का पैसा दिया है एज ए प्रीमियम, कि हम एक्स्ट्रा पैसा दे रहे हैं, प्रीमियम का पैसा दे रहे हैं कि कंपनी अब तक जितना कमा चुकी है वो आज इतनी वैल्यू क्रिएट कर चुकी है एक्स्ट्रा 221 रुपए की। वो पैसा जो हम 221 रुपए दे रहे हैं वो कहां पर नजर आता है? वो बैलेंस शीट में नजर आता है रिजर्व के अंदर। तो रिजर्व्स में हमें दो चीजें देखने को मिलती हैं रिजर्व्स के अंदर। एक तो होती है जो शेयर होल्डर्स ने पैसा लगाया है, जो कि प्रीमियम माना जाता है, जो कि फेस वैल्यू से जितना भी ज्यादा पैसा हमने दिया है स्टॉक के अंदर वो प्रीमियम ही माना जाता है, सारा का सारा पैसा। और सेकंड, जो कंपनी अब तक इनकम करती हुई आ रही है, जो कि हम यहाँ पे दिख रहा है, ये जैसे नेट इनकम 3810, यहाँ पर ये इनकम जो हर साल कंपनी कमाई कर रही है, वो जो नेट इनकम है वो यहाँ पर इंक्लूड की जाती है। अगर कंपनी डिविडेंड दे देती है तो नेट इनकम माइनस डिविडेंड करने के बाद में वो यहाँ पर ऐड कर दी जाती है। सेकंड, थर्ड जो ऑप्शन है अपने सामने वो है बोरोइंग। बोरोइंग क्या होती है? उधारी। बोरोइंग दो टाइप की हो सकती है। एक तो लॉन्ग टर्म, जो कि 1 साल या उससे ज्यादा टाइम के अंदर हमें वापस पे करनी है, या तो वो बैंक से ली जा सकती है या फिर अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन या फिर एचएनआईज, जिस किसी भी से बस बोरोइंग ले रखी है, वो भी लॉन्ग टर्म के लिए। लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स यहाँ पर कंपनी जैसे टाटा पावर की हम बात करें तो 30,000 करोड़ के आसपास में है, जो कि कंपनी को 1 साल से ज्यादा टाइम के अंदर चुकानी है। राइट, ये जरूरी नहीं कि इसी साल चुकानी हो। और शॉर्ट टर्म बोरोइंग है जो कंपनी के ऊपर कितनी है? 18,000 करोड़ की है, जो कंपनी को इसी साल चुकानी है। इसका मतलब ये नहीं है कि ये चुकाते ही दूसरा लोन नहीं मिलेगा। कंपनी कई बार ऐसा भी करती है, शॉर्ट टर्म लोन जो होता है उसी साल चुका देती हैं, दूसरा लोन ले लेती हैं और उसको पुराने वाले को चुका देती हैं, तो वो शॉर्ट टर्म हो गया। मतलब अब जो नया लोन लिया है उसको भी अगले 1 साल में चुकाना है। तो इस तरीके से भी चलता रहता है कंपनीज का। मोस्टली जब लॉन्ग टर्म बोरोइंग कंपनी कब लेती है? जब कंपनी को रेगुलरली पैसा चुकाना हो, मतलब कि बड़ा बर्डन कंपनी को नहीं लेना है अपने ऊपर एक साथ 1 साल में पैसा चुकाने का, तो कंपनी लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर जाती है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग में कि कंपनी का जब छोटा मोटा खर्चा होता है, जैसे मान लीजिए कोई बड़ा ऑर्डर आ गया, कंपनी को वो पूरा करना है, तो जैसे ही ऑर्डर कंप्लीट करेगी वहाँ से सामने से पेमेंट आएगा। और ये जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है, जो कि मान लीजिए 5 महीने के अंदर ही कम पैसा, 5 महीने के लिए पैसा लिया और 5 महीने का जितना ब्याज कैलकुलेट होता है वो करके पैसा वापस चुका देती है। मान लीजिए 7 महीने के लिए ले लिया। इसी टाइप से जो बड़ा ऑर्डर आता है उसको कंप्लीट करने के लिए शॉर्ट टर्म बोरोइंग कंपनी मोस्टली लेती है। अगला ऑप्शन है लीज लाइबिलिटी, की कंपनी के ऊपर कोई भी लीज लाइबिलिटी होती है, जैसे उधारी के मतलब कोई ज़मीन ले रखी है जो कि उसके अंदर किराए पे ले रखी है। इस टाइप से हम लीज का मतलब सब लोग जानते हैं क्या होता है। तो लाइबिलिटी क्या होगी? लीज लाइबिलिटी, जो कंपनी को पे करना है हर साल। तो अभी कंपनी ने कितनी मतलब किराए के ऊपर ज़मीन या जो बिल्डिंग्स हैं वो ले रखी हैं, जिसका सालाना पेमेंट करना पड़ता है कंपनी को, वो है 4,000 करोड़ के आसपास में आज के दिन है। अगली है अदर बोरोइंग्स, को छोटी मोटी और बोरोइंग्स जो होती हैं कंपनी की। ये अदर जो बोरोइंग्स होती हैं इसमें बहुत सारे होते हैं, कि जैसे मान लीजिए कि कोई सामान किसी रॉ मटेरियल कंपनी ने खरीदा और उसका पेमेंट टाइम पर कंपनी नहीं दे पाई, तो कंपनी ने क्या कर लिया? उस बोरोइंग को क्या कर दिया? कन्वर्ट कर दिया कि हम आपको ब्याज के साथ में पैसा दे देंगे एक साथ में। इस टाइप से जो बोरोइंग्स होती हैं, जो अदर बोरोइंग कैटेगरी में आती है, जो कि शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म बोरोइंग के अंदर इंक्लूड नहीं कर सकते हैं, उसको हम अदर बोरोइंग्स में इंक्लूड कर देते हैं।
इसी के साथ में जो अगला ऑप्शन हमारे सामने आता है वो होती है अदर लाइबिलिटीज़। एक होती है नॉन कंट्रोलिंग इंटरेस्ट, ये होते हैं शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास में कंपनी का कुछ हक होता है, शेयर मतलब शेयर्स होते हैं कंपनी के, बट इनको हम लोग हटा सकते हैं इनको पैसा चुकाने के बाद में, कि इनसे शेयर्स वापस हम खरीद सकते हैं। मोस्टली प्रेफरेंस शेयर्स हम लोग देखते हैं वो इसी कैटेगरी में डाल के रखते हैं कंपनीज। और जो कंपनीज कई बार बॉन्ड्स जारी करती हैं जो कि कन्वर्टिबल डिवेंचर्स होते हैं, मतलब कंपनी को पैसा चाहिए होता है कम ब्याज के ऊपर, तो वो कन्वर्टिबल डिवेंचर्स जारी कर देती हैं, उनको भी हम इसी कैटेगरी के अंदर रख देते हैं। थर्ड जो ऑप्शन हमारे पास में, तो यहाँ पर अपने को ज़्यादा कुछ समझने के लिए है नहीं, ये समझ लीजिए कि ये छोटे शेयर होल्डर्स होते हैं जिनके पास में शेयर्स हैं और इनको कभी भी हम लोग कंपनी चाहे तो इनसे वो शेयर्स वापस वापस खरीद सकती है, और इनको मतलब इनके पास में ज़्यादा हक नहीं होता है कंपनी का। ट्रेड्स पेएबल ये क्या होते हैं? ट्रेड्स पेएबल का मतलब हो गया कि आप अ, कोई भी आपने जो उधारी में माल लिया हुआ है और उसका आपने भी पैसा चुकाया नहीं है, तो वो कितना पैसा है, जैसे आज के दिन हम देख पा रहे हैं कंपनी को 7,407 करोड़ रुपए चुकाने हैं, जो कि कंपनी ने माल तो उठा लिया है और भी पे नहीं किया है, तो इतना भी देना बाकी है जो रॉ मटेरियल जिनसे भी कंपनी ने खरीदा है। एडवांस फ्रॉम कस्टमर्स, ये तो नाम सजेस्ट करता है कि जो कस्टमर्स हैं उनसे ऑलरेडी एडवांस आया हुआ है कंपनी के पास में, तो वो 2400 करोड़ के आसपास में आया हुआ है। और अदर लाइबिलिटी आइटम्स, ये बहुत सारे इसके अंदर इस कैटेगरी के अंदर बहुत सारे आइटम्स होते हैं, जैसे प्रोविजंस हो गया, ग्रेच्युटी प्रोविजंस हो गया, जैसे कोई कंपनी होती है वो बोलती है कि मैं अपने एम्प्लॉयज़ को जो ओवर टाइम काम करेंगे उनको साल के एंड के अंदर अच्छा पैसा दूंगी, एक्स्ट्रा पैसे मान के दूंगी, तो वो पैसा भी इसी के अंदर होता है। कई जो रिटायर होते हैं एम्प्लॉइज़ रिटायर्ड होते हैं, उनका जो पैसा होता है इकट्ठा रहता है, वो उनको साल भर अपने जीवन जब तक वो मरते नहीं तब तक मिलेगा, तो वो ग्रेच्युटी का जो पैसा होता है वो एज ए पेंशन कंपनी देती है, तो वो पैसा भी यहीं पर इंक्लूडेड रहता है। और जो कोई और प्रोविजंस जैसे घूमने जाने के प्रोविजंस हो गए या फिर कुछ किसी भी टाइप की कंपनी प्रोविजंस और रूल्स बनाती रहती है एम्प्लॉइज़ को खुश करने के लिए, वो सारे के सारे यहीं पर इंक्लूडेड रहते हैं। इसके अलावा भी छोटी मोटी लाइबिलिटीज जो कि यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, वो सारी की सारी लाइबिलिटीज़ यहाँ पर इंक्लूड कर दी जाती हैं। अगर इसके बारे में हमें इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन-कौन सी लाइबिलिटी आइटम्स हैं जो कि अदर लाइबिलिटी सेक्शन में डाली हुई हैं, तो इसका जानकारी हमको यहाँ मिल जाएगा कहाँ पर? अगेन फाइनेंशियल रिपोर्ट के अंदर में इसकी जानकारी मिल जाती है, जिसकी चर्चा हम लास्ट में करेंगे इस वीडियो में। आगे से ये तो सारे के सारे हो गए जहाँ से कंपनी के पास में पैसा आया है, राइट? शेयर होल्डर से पैसा आया, रिजर्व्स में पैसा जो कि कंपनी ने कमा के इकट्ठा किया, लॉन्ग टर्म जो मतलब ब्याज पे पैसा ले रखा है और सारा का पे करना है, तो ये सारा तो पैसा वो हो गया जो कि कंपनी के पास में पैसा है। अब इस पैसे से कंपनी ने कर क्या रखा है, वो पैसा किस फॉर्म में पड़ा है, उसकी अगर हम बात करते हैं तो हमें इस चीज़ की जानकारी कहाँ मिलेगी? एसेट सेक्शन में। इतनी देर हम बात कर रहे थे लाइबिलिटी सेक्शन की, तो टोटल लाइबिलिटी कितनी हो गई? 1,28,096 करोड़ की कंपनी टाटा पावर के ऊपर आज के दिन लाइबिलिटी है। अब इसी पैसे को, इतने पैसे को कंपनी ने कहाँ-कहाँ इन्वेस्ट कर रखा है, इसकी जानकारी हमें कहाँ मिलती है? इस सेक्शन के अंदर, जो कि हम बात करने वाले हैं। पहला तो हम फिक्स्ड एसेट्स को देख लेते हैं। तो अब कंपनी ने कहाँ पैसा लगा रखा है? एज़ पर यहाँ पर डेटा, कंपनी ने 2672 करोड़ रुपए तो लगा रखे हैं ज़मीन के अंदर, मतलब ज़मीन खरीद रखी है कंपनी ने। कंपनी ने बिल्डिंग खरीद रखी है 4,432 करोड़ रुपए की, ओके। इसके बाद में कंपनी ने मशीनरी खरीद रखी है 55,000 करोड़ रुपए की। 55,800 करोड़ रुपए की कंपनी ने मशीनरी खरीद रखी है। यहाँ ध्यान देने वाली बात यह है कि जो ज़मीन वाला जो पार्ट है ये एप्रिशिएटिंग एसेट है, डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं है। बिल्डिंग वाला जो पार्ट है ये अगेन हम इसको डेप्रिशिएशन में दिखाते हैं, बट ये अगेन जब बिकता है तो जितने में हमने खरीदी होती है उससे महंगी में बिकता है, तो ही इसको हम लोग अच्छा ही मानते हैं। बट एज अकाउंटिंग की भाषा में इसको हम डेप्रिशिएटिंग मानते हैं, बट रियल भाषा के अंदर हम लोग इसको एप्रिशिएटिंग एसेट मानते हैं। अगला जो है प्लांट एंड मशीनरी। प्लांट एंड मशीनरी डेप्रिशिएटिंग एसेट है, मतलब कंपनी की जो ये जो प्लांट एंड मशीनरी होगी इसकी वैल्यू टाइम के साथ में कम होगी। तो आज इसकी वैल्यू जब 55,000 करोड़ रुपए के आसपास में है, तो अगले साल या अगले 10 साल के बाद में जो आज के दिन जो मशीनरीज है इनकी वैल्यू 5,000 करोड़ के आसपास में ही रह जाएगी, क्योंकि इनका यूज हो चुका होगा, रद्दी हो जाएंगी ये डेप्रिशिएटिंग एसेट। तो कंपनी के पास में जो पैसा ऊपर है वो 55,000 करोड़ तो यहाँ लगा पड़ा है। इक्विपमेंट्स जो कि कंपनी को मोस्टली यूज होते हैं, इक्विपमेंट्स कुछ भी कोई भी इक्विपमेंट हो सकते हैं जो कि नॉर्मल बिजनेस और नॉर्मल बिजनेस में काम, वर्किंग कैपिटल में काम में आते हैं, वर्किंग में काम आते हैं, तो वो 18,000 करोड़ के हैं। फर्नीचर एंड फिटिंग्स, अगेन फर्नीचर वो तो नाम सजेस्ट कर रहा है अपने आप में। रेलवे साइडिंग्स जो कंपनी के पास में आज ज़ीरो है। व्हीकल्स कंपनी के पास में 247 करोड़ रुपए के व्हीकल्स हैं, ट्रक वर्क। इंटेंजिबल एसेट्स, इंटेंजिबल एसेट्स कौन से होते हैं? जो कि कंपनी छू नहीं सकती है, मतलब सॉरी, वो एसेट्स जिनको हम नॉर्मली देख नहीं सकते हैं, बट वो होते हैं, जैसे हो गया लाइसेंस मिला हुआ कंपनी को किसी चीज़ का, तो वो तो कागज़ ही तो है, बट है तो लाइसेंस। उस लाइसेंस की वैल्यू कितनी है? मान लीजिए किसी कंपनी को बैंकिंग का लाइसेंस मिल गया, तो अब उस लाइसेंस को हम छू ना थोड़ा ना पाएंगे, वो तो कागज़ है, बट उस लाइसेंस की वैल्यू है, वो एसेट है अपने आप में एक बड़ा, क्योंकि अगर उसी लाइसेंस को हम किसी दूसरी कंपनी को बेचेंगे तो हमें कितना बड़ा पैसा मिलेगा, तो वो एसेट ही माना जाएगा, राइट। दूसरी ब्रांड वैल्यू, जो कंपनी की ब्रांड वैल्यू होती है, जैसे टाटा पावर की आज खुद की टाटा के नाम की ब्रांड वैल्यू है,
तो वो एक काइंड ऑफ एसेट है अगेन, तो वो इंटेंजिबल एसेट है। मतलब वो कोई भी ऐसा चीज जिसको हम छू नहीं सकते, सिर्फ फील कर सकते हैं, वो सारे के सारे एसेट्स किसमें इंक्लूड होते हैं? इंटेंजिबल एसेट्स। लाइसेंस हो गया, कॉन्ट्रैक्ट हो गया, किसी कंपनी का दूसरी कंपनी के साथ में कॉन्ट्रैक्ट हो गया, बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कि आप ही हमें माल सप्लाई करोगे, उस कॉन्ट्रैक्ट की वैल्यू होती है, सो वो इंटेंजिबल एसेट हो गया अगेन। लाइकवाइज एंड अदर फिक्स्ड एसेट्स, जो कि कंपनी के 6000 करोड़ के अदर फिक्स्ड एसेट्स हैं, जो कि अदर फिक्स्ड एसेट्स में जो भी बाकी के जो यहाँ पर लिस्टेड नहीं है, इस टाइप के कोई भी दूसरे एसेट्स वो यहाँ पे इंक्लूड कर दिए जाते हैं। इसकी चर्चा हम करेंगे कौन से हैं ये अदर फिक्स्ड एसेट्स, इसकी चर्चा हमें एनुअल रिपोर्ट में देखने को मिलेगी। अक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन, अगला जो ऑप्शन है, इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब ये होता है कि जो भी कंपनी जो ये डेप्रिशिएटिंग एसेट्स होते हैं, प्लांट एंड मशीनरी हो गया, इक्विपमेंट्स हो गए, व्हीकल्स हो गए, इनकी हर साल जो होती है वैल्यू क्या होती है? कम होती चली जाती है। तो वो जितनी भी वैल्यू कम हो रही है हर साल, वो कंपनी को यहाँ पर नोट डाउन करके रखनी पड़ती है। सो इस साल कंपनी ने जो है 4000 करोड़ रुपए से इनकी वैल्यू कम हुई है इन एसेट्स की, तो वो कंपनी ने क्या कर दिया? यहाँ पर ऐड कर दिया, यहाँ पर कम कर दिया, माइनस कर दिया, और यहाँ पर एडिशन कर दिया। सो डेप्रिशिएटिंग, ये जो एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन का मतलब हो गया कि कंपनी ने जो ऑलरेडी एसेट्स खरीदे हुए हैं उनकी वैल्यू जो है इतने वैल्यू से कम हो चुकी है, जो भी कंपनी ने नए से खरीदे थे उसके बाद में। तो 28,000 करोड़ का एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन कंपनी के पास में आज के दिन पड़ा हुआ है। तो जितना एसेट खरीदा था, मान लीजिए 50,000 करोड़ का एसेट खरीदा था, और आज के दिन वो जो है इतने का ऑलरेडी नेगेटिव हो चुका है, मतलब वो रद्दी हो चुका है। बाकी जितनी पीछे 50,000 की वैल्यू बची है, वो आज के दिन उसकी एक्चुअल वैल्यू है एसेट की। और इसीलिए मैंने बात की थी कि डेप्रिशिएटिंग एसेट्स के अंदर लैंड एंड बिल्डिंग नहीं आते हैं। बिल्डिंग को भी फिर भी ले लेते हैं, बट लैंड बिल्कुल नहीं आता है। दूसरा, इंटेंजिबल जो एसेट्स होते हैं, इनके अंदर भी बहुत सारे ऐसे एसेट्स होते हैं जिनको हम डेप्रिशिएटिंग नहीं मानते। जैसे ब्रांड वैल्यू हो गया, उसको हम डेप्रिशिएटिंग एसेट नहीं मानते हैं, वो एप्रिशिएटिंग एसेट है अगेन। बट यहाँ पर अगर कंपनी ने किसी कॉन्ट्रैक्ट ले रखा है किसी का, और वो 5 साल का कॉन्ट्रैक्ट है, तो अगेन वो क्या हो गया? 5 साल बाद में खत्म हो जाएगा कॉन्ट्रैक्ट, बट उसके पैसे तो देने पड़े थे, वो अपने आप में एसेट था। तो 5 साल में क्या हो जाएगा? वो खत्म हो जाए तो डेप्रिशिएटिंग एसेट हो गया। कोई भी ऐसा सामान कंपनी ने खरीदा जिसकी वैल्यू टाइम के साथ में खत्म हो जाएगी या फिर कम हो जाएगी, वो डेप्रिशिएटिंग एसेट माना जाता है। तो जितना यहाँ पर कंपनी डेप्रिशिएशन माइनस करेगी एसेट के अंदर से, उतना यहाँ पर प्लस करेगी एक्यूमुलेटेड डेप्रिशिएशन के अंदर में। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पार्ट है यहाँ पर, बट इसको हम एक अलग ही वीडियो के अंदर कंप्लीट मतलब देखेंगे, जिसके अंदर हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे कि इसका मतलब क्या होता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है बैलेंस शीट का। CWIP, कैपिटल वर्क इन प्रोग्रेस। तो यहाँ पर आज के दिन कितना पैसा लगा पड़ा है जो कि कंपनी के नॉर्मल बिजनेस में लगा पड़ा है और जो कि चल रहा है, काम आ रहा है, वो है 5,376 करोड़ रुपए के आसपास में। मतलब इतने का रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, एम्प्लॉयज़ लगे पड़े हैं, और वो एक्चुअली बिजनेस इसी पैसे से चल रहा है आज के दिन। ठीक है, रॉ मटेरियल बन रहा है और फाइनल प्रोडक्ट अभी बना के तैयार नहीं हुआ है। अगले, इन्वेस्टमेंट्स की कंपनी ने कहाँ कहाँ पर इन्वेस्टमेंट्स कर रखे हैं, मतलब कौन सी कंपनी के शेयर्स खरीद रखे होंगे, किसी को लोन पे पैसा दे रखा होगा, कहीं पर ज़मीन खरीद रखी होगी, जो कि कंपनी ने अपने बिजनेस के लिए नहीं खरीद रखी हैं, बस इन्वेस्टमेंट के लिए लगा दिए पैसे कि कल को इस चीज़ को मैं बेच के बड़ा पैसा कमाऊंगा, या फिर किसी को ब्याज पे पैसा दे दिया, किसी कंपनी के अंदर शेयर्स खरीद लिए, तो कल को कंपनी क्या उन शेयर्स को बेच देगी जब भी पैसों की जरूरत पड़ेगी, और जब तक नहीं बेचेगी तब तक या तो डिविडेंड आ रहा है वहाँ से कुछ ना कुछ मुनाफा आ रहा है, तो उसको हम बोल के क्या बोलते हैं? इन्वेस्टमेंट्स। कि कंपनी नॉर्मल बिजनेस में उसको काम में नहीं ले रही है, सिर्फ प्रॉफिट के लिए फालतू पैसा पड़ा हुआ था, इसलिए कहीं से पर लगा दिए। अदर एसेट्स कि कंपनी के पास में और कौन कौन से एसेट्स हैं जहाँ पे पैसा लगा पड़ा है। तो एक तो इन्वेंट्री पड़ी है कंपनी के पास में, इन्वेंट्री मतलब रॉ मटेरियल पड़ा हुआ है, सॉरी मतलब मटेरियल तैयार होकर पड़ा हुआ है कंपनी के पास में, वो है 3,943 करोड़ रुपए का। ट्रेड्स रिसीवेबल्स की कंपनी ने जो है ऑलरेडी माल जो है अपनी सर्विस दे चुकी है, और इतना पैसा आना अभी बाकी है, मतलब रिसिप्ट्स, मतलब किसी को माल, हम मान लीजिए किसी को हमने माल का सप्लाई कर दिया, बट वहाँ से अभी तक पैसा नहीं आया है, राइट। तो यहाँ पर यही हो रखा है कि कंपनी ने जो बिजली है, उस मतलब बड़ी बड़ी कंपनियों को बिजली ट्रांसफर करती है कंपनी, बट वहाँ से अभी तक पैसा आना बाकी है, तो वो 7,000 करोड़ के आसपास में है। कैश इक्विवेलेंट मतलब कंपनी के पास में कैश पड़ा है बैंक अकाउंट के अंदर, इतना तो 11,207 करोड़ के आसपास में, तो कंपनी के पास में अच्छा खासा कैश रिजर्व पड़ा है आज के दिन, इसलिए तो कंपनी इन्वेस्टमेंट कर पा रही है। शॉर्ट टर्म लोन्स की कंपनी ने किसी को लोन दे रखे हों, छोटे मोटे, मतलब 6 महीने के लिए, 5 महीने के लिए 75 करोड़, जैसे कई कई बार नहीं होते, एम्प्लॉयज़ को दे देते हैं। अब कंपनी में एम्प्लॉय है, उसको जरूरत पड़ गई तो कंपनी मना थोड़ा ना करेगी कि भाई ले लो यार, अपना इमरजेंसी के अंदर यूज़ करो। इस टाइप से शॉर्ट टर्म लोन्स दे रखे हैं 75 करोड़ रुपए के। और अदर एसेट आइटम्स कंपनी के पास में है 22,000 करोड़ रुपए के। तो अब हमें यहाँ पे देखने को तीन चीज़, ये सारी चीज़ें देखने को मिल गई, हम आई होप कि हमको सारी चीज़ें क्लियर हुई हैं। बट यहाँ पर हमें तीन चीज़ें मोस्टली हमें और चेक करनी है, जो कि हमें, जिनकी रिपोर्ट हमें यहाँ कहाँ मिलेगी? एनुअल रिपोर्ट के अंदर मिलेगी। एक तो अदर एसेट आइटम्स कौन से हैं, राइट, एक अदर फिक्स्ड एसेट्स कौन से हैं, और एक अदर लाइबिलिटी आइटम्स कौन से हैं, क्योंकि इनकी रिपोर्ट हमें नहीं मिली है, क्योंकि यहाँ पे अदर नाम से आ गया है, तो इसलिए हमें क्लियर नहीं है कि वो पैसा कहाँ लगा पड़ा है। तो इसकी चीज़ हम कहाँ देखेंगे? अगेन
एनुअल रिपोर्ट। जैसे हमने अदर लाइबिलिटी की बात की थी, यहाँ से स्टार्ट होता है 27 पॉइंट से, यहाँ से सारी जितनी भी चीज़ें हैं ये अदर लाइबिलिटी सेक्शन के अंदर, जैसे नॉन करंट लाइबिलिटीज एंड करंट लाइबिलिटी। नॉन करंट कौन सी होती है? जो कि 1 साल के अंदर हमें चुकानी नहीं है, 1 साल के अंदर जो चुकानी है वो करंट लाइबिलिटीज होती हैं। तो यहाँ पर बहुत सारी लाइबिलिटीज यहाँ पर कंपनी ने नोट डाउन कर रखी हैं, जो कि अदर लाइबिलिटी सेक्शन के अंदर ऐड कर रखा है हमारे यहाँ पर screener.in के अंदर जब मैंने चेक किया था। तो यहाँ पे बहुत सारी आप इसको चेक कर सकते हैं, रीड कर सकते हैं, अलग अलग जानकारी ले सकते हैं। हमने आपको एक्सप्लेन कर दिया कि अदर लाइबिलिटीज मोस्टली कौन सी होती हैं। बाकी यहाँ पे लिखा पड़ा है, हर चीज़ यहाँ पे लिखी हुई है और अंडरस्टेबल मतलब डिस्क्रिप्शन के अंदर लिखी है, जिसमें अच्छे से समझा जा सकता है। वैसे देखा जाए तो बैलेंस शीट के अंदर जितनी भी इन्फॉर्मेशन होती है सारी की सारी ही इंपॉर्टेंट मानी जाती है, बट यहाँ पर जो मेन चीज़ें होती हैं जो कि देखने लायक होती हैं, एक तो होती है जो बोरोइंग्स होती हैं, वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स क्या है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स क्या है। अगर शॉर्ट टर्म बोरोइंग है तो क्या ये इस साल में चुका पाएगी? अगर नहीं चुका पाएगी इसका मतलब कंपनी को और लोन लेना पड़ेगा। और अगर चुका पाएगी तो उसकी जानकारी हमें कहाँ मिलेगी? यहाँ पर एक तो हमें बताइए कैश इक्वलेंट, ये जो कैटेगरी, ये जो ऑप्शन है यहाँ पर 11, यहाँ पर होना चाहिए अच्छा खासा पैसा जो कि शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स के हिसाब से। दूसरा ट्रेड्स रिसीवेबल्स होना चाहिए, ट्रेड्स रिसीवेबल्स, क्योंकि अगर कंपनी के पास में ट्रेड रिसीवेबल मतलब माल बन के गया हुआ है और अभी आना बाकी, पैसा आते ही कंपनी चुका देगी। थर्ड, कंपनी के पास में इन्वेंट्री होनी चाहिए, जिससे कि कंपनी अगर कुछ बेचने को होगा तभी तो यहाँ पर कंपनी के पास में पैसा आएगा, तभी तो लोन चुका पाएगी। सो अगर करंट एसेट के अगर हमारे पास में ज़्यादा है और हमें दिखता है कि ये तीनों ही चीज़ें कंपनी के पास में नहीं है, तो हमें थोड़ा सा वहाँ पर कंसर्न होना पड़ता है कि कंपनी चुकाएगी कहाँ से, इसका मतलब और लोन लेगी और ज़्यादा पैसों का लोन लेगी, मतलब लोन बढ़ने वाला है। दूसरी चीज़, कंपनी के पास में जो फिक्स्ड एसेट्स होते हैं, लैंड हो गया, बिल्डिंग हो गई, मोस्टली ये जो 2 एसेट हो गए, इनकी वैल्यू टाइम के साथ में बढ़ती है। सो इनका अगर इन्वेस्टमेंट हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ पे 2012 का इन्वेस्टमेंट है कंपनी का, तो 540 करोड़ का लैंड कंपनी ने 2012 के अंदर खरीदा है, तो आज के वो 540 करोड़ का ही है। बट यहाँ पे अकाउंट्स में तो 540 करोड़ ही लिखा हुआ मिलेगा अपने को, बट एक्चुअल में क्या उसकी रियल वैल्यू 540 करोड़ ही रहेगी आज 10 साल बाद भी। हो सकता है वो 3 गुना हो गया हो, 4 गुना हो गया हो। तो हम उसकी इसी टाइप से फेयर वैल्यूएशन हमें मान के चलनी पड़ती है। दूसरा, बिल्डिंग 1928 करोड़ की उस वक्त कंपनी के पास में थी, क्या आज भी उन बिल्डिंग्स की वैल्यू जो है 1928 करोड़ ही है? So, ये चीज़ मायने रखती है। ये 2 एसेट्स अपने पास में होते हैं। थर्ड जो एक एसेट और है जो कि इनटेंजिबल एसेट्स होते हैं। इनटेंजिबल एसेट्स कंपनी के पास में कौन सा है? मान लीजिए कोई कॉन्ट्रैक्ट का है या फिर ब्रांड या गुडविल का एसेट है यहाँ पर, तो गुडविल और ब्रांड की जो वैल्यू होती है वो टाइम के साथ में बढ़ती है। मान लीजिए आपको किसी भी मैकडॉनल्ड्स का लेना है, आपको मतलब फ्रेंचाइजी खोलनी है, तो आपको उसका पैसा देना पड़ेगा। और आज जितना पैसा देना पड़ रहा है, आज से 10 साल पहले क्या उतना ही पैसा देना पड़ रहा था आपको? ज़्यादा देना पड़ रहा है आज, ऑफ कोर्स सी बात है। सो इसी टाइप से गुडविल की जो वैल्यू होती है वो बढ़ती है, और ऐसे टाटा पावर जैसी कंपनीज़ की गुडविल की वैल्यू टाइम के साथ में और ज़्यादा बढ़ती है। सो ये कुछ एसेट्स होते हैं जिनकी वैल्यू यहाँ पर कम लिखी हुई होती है, बट एक्चुअल में बहुत ज़्यादा होती है। थर्ड जो हमें चीज़ देखनी होती है यहाँ पर, वो ये है कि रिजर्व्स में जो पैसा है ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होना चाहिए। ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो और इसके साथ में ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में, इसका मतलब तो शेयर होल्डर्स का ही पैसा है। बट यहाँ पर ये कांस्टेंट है और ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, इसका मतलब कंपनी अपने लिए पैसा बना रही है, शेयर होल्डर्स के लिए पैसा बना रही है टाइम के साथ में इंक्रीजिंग ऑर्डर में। सो यही मोस्ट ऑफ द चीज़ें हैं जो बैलेंस शीट में हमें मोस्टली देखनी पड़ती हैं। बाकी तो सब कुछ जितना देखो उतना ही अच्छा है। सी यू टुमारो। अब कल जो हम बात करेंगे वो कैश फ्लो के बारे में बात करेंगे, कैश फ्लो क्या होता है और इसके अंदर हमें क्या चीज़ें जानकारी होनी चाहिए किन चीज़ों के बारे में। सी यू टुमारो।